अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब हम ऑर्गेनिक का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो तरह की होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो विद इन मॉलिक्यूल हो रही हो तो उसे कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रही हो तो इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक लाइन लिखी हुई, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट intermolecular hydrogen bonding is less important when we compare acidity or basicity of a molecule. Intramolecular hydrogen bonding generally affects the strength of an acid or base. यानी intramolecular hydrogen bonding जो है वो more important है, intermolecular hydrogen bonding जो है less important है जब हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। स्टूडेंट आपके सामने जो फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है, उन्होंने लिखा है कि हमारे पास जो बेंजोइक एसिड है इसकी जो pKa वैल्यू है बेंजोइक एसिड की दैट इज 4.20। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, यानी अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए ऑर्थो पोजीशन पे तो इसकी pKa वैल्यू जो है वो डिक्रीज होके 2.98 पे चली जाती है, 2.98। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी पीके वैल्यू कितनी दी हुई है जी 4.08। और लास्ट पे उन्होंने दिया है ये हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी पीके वैल्यू दी हुई है जी पैरा वाले की 4.58। अब इसकी पीके वैल्यू जो है सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद 2.98 है इसकी, उसके बाद किसकी है जी, उसके बाद जो है 4.08 मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की है, फिर उसके बाद जो है सिंपल बेंजोइक एसिड की है, और सबसे लीस्ट पे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की है। अब वो कहता है कि ना यहाँ पर आपने बेटा याद रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सारी पोजीशन पे ऑपरेट करता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी, मेटा पोजीशन पे भी, पैरा पोजीशन पे भी, यानी ऑर्थो पे भी ऑपरेट करेगा, मेटा पे भी और पैरा पे भी। लेकिन ऑर्थो पे ये ज्यादा ऑपरेट करेगा, मेटा पे उससे कम, और जो पैरा पोजीशन है उसमें ये सबसे कम जो है वो ऑपरेट करेगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा, सॉरी एक मिनट, सबसे ज्यादा ये किस पोजीशन पे ऑपरेट करता है जी, ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और सबसे लास्ट पे पैरा पे। लेकिन ऑर्थो पोजीशन जो है वो पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट के सबसे नजदीक तरीन है, और तो इंडक्टिव इफेक्ट वहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेट होगा, और मेटा पोजीशन जो है वो दूर होती है ऑर्थो से, तो इसलिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होगा। पैरा जो है वो सबसे दूर होती है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे कम होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। और दूसरे वाला इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन होती है, दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हो, अगर दो पाई बॉन्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक है, वो डीलोकलाइज हो, या लोन पेयर और पाई बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो ये आपने याद रखना है कि ये जस्ट ऑपरेट करता है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता। रेजोनेंस इफेक्ट ओनली ऑपरेट एट अ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बट इट नॉट ऑपरेट एट द मेटा पोजीशन। मैं आपको इसको शो करके बता देता हूँ कि ये कैसे है। सबसे पहले आप देखो जी, हमारे पास है बेटा बेंजोइक एसिड, इसमें ये बेंजीन रिंग जो है उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पीके वैल्यू कितनी उन्होंने बताई हुई है जी 4.20, ठीक है। 4.20 जो है ये इसकी पीके वैल्यू है। अब इसके बाद अगर आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देखें,
यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने क्या बताया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन कार्बन, ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये वाला जो है कार्बोक्सिल ग्रुप से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये वाली जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर जो है थोड़ा सा क्लियरली देखें, एक मिनट बेटा, ये ज़रा बॉल पॉइंट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करने लगी है, इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ। अब ठीक है, 1 मिनट। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ, आप लोग ज़रा थोड़ा सा अपने आप को बेटा, अगर हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये वाला जो कंपाउंड आयनाइज होगा तो ये बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, ये वाला जब हाइड्रोजन आयन लूज होगा तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, यानी C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा लोन पेयर, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH, ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। कैसे जी? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जब ऑक्सीजन जब अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगी, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाली कार्बन इस वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, ये वाली कार्बन इस वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, और ये वाली कार्बन जो है वो फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी। तो मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। अब ये वाला जो OH है ना, ये इस ऑक्सीजन से, ये जो कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन है, इससे जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट या मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जो है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये डिक्रीज कर जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन जो है वो जो कॉन्जुगेट बेस के तौर पर अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये तो इसको इस ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिया थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है, या थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने से ये जो है ये जल्दी इस प्रोटॉन को कैप्चर करके दोबारा इस एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। तो ये मतलब जो है वो हमारे पास वीक एसिड हो गई है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। ये अभी मैंने आपको बताया है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये वाली जो है ना, हम हमारे पास जो OH है ये थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन थ्रू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये थ्रू रेजोनेंस कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और जो लोन पेयर वाला एटम है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या उस एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है या पाई बॉन्ड है, यानी लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब ये वाला जो लोन पेयर है वो इधर अटैक करेगा तो ये वाले पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास या ये देखें ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, रिंग को डोनेट कर रही है, और रिंग आगे जो है इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ये हमारे पास जो है इस कार्बोक्सिल ग्रुप को। तो जब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखें कि ये वाली जो ऑक्सीजन है इसका प्रोटॉन कैप्चर करने के जो चांसेस हैं बढ़ जाने, क्योंकि ऑक्सीजन ने प्रोटॉन किसके थ्रू कैप्चर करना है, लोन पेयर के थ्रू।
तो जो चीज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी वो इसकी बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देगी। तो जब इसकी बेसिक नेचर इंक्रीज होगी तो इसके प्रोटॉन कैप्चर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और प्रोटॉन कैप्चर करने के जब चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका जो एसिड होगा यानी कॉन्जुगेट एसिड वो हमारे पास जो है वो वीक होगा। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है ये वाला जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये वाला कंपाउंड थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हाइड्रोक्सल ग्रुप की ऑक्सीजन है अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना है तो यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देनी है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप वाली ये वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास ये वाली जो बेस होगी वो स्टेबल होगी, वो जल्दी प्रोटॉन फिर कैप्चर नहीं करेगी। तो उसका जो हमारे पास ये वाला जो एसिड होगा ये बेसिक जो मेन एसिड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन थ्रू रेजोनेंस क्या है, ये वाला जो OH है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और रिंग जो है आगे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप को। तो कार्बोक्सिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है ये हमारे पास जो है कंपाउंड को वीक एसिड कर देगा, ये वाले कंपाउंड को, क्योंकि इसकी जो ये वाली ऑक्सीजन है ना इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं OH से थ्रू द लोन पेयर थ्रू रेजोनेंस। ये वाला जो OH ग्रुप है ये इसको वीक एसिड कर रहा है, और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो रहा है। अब ओवरऑल रिजल्ट्स क्या बताते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो हम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ना है, वो कहता है कि जब ना ये वाला जो है कार्बोक्सिल ग्रुप ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, यानी जब इस कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटॉन को डोनेट कर देना है और प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनना है इसने इसकी जो ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेनी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी द partially negative or negatively charged oxygen of the carboxylate group will make hydrogen bond with the hydrogen partial positive hydrogen of hydroxyl group। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इसने प्रोटॉन लूज कर दिया। अब ये प्रोटॉन लूज कर चुका है, प्रोटॉन को लूज करने के बाद इसने क्या किया, इसकी ऑक्सीजन ने इस ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। अब ये वाला जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्पीशी है ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप को इसने स्टेबलाइज कर लिया। ये वाली ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है हमारे पास स्पीशी क्या हो चुकी है, ये वाली स्पीशी स्टेबल हो चुकी है। अब जो चीज स्टेबल हो इसका मतलब है कि उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये वाली स्पीशी के बनने के चांसेस क्योंकि ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जल्दी से प्रोटॉन को लूज करके तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनना है, ठीक है, इसने इसकी ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस OH के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना है। अब यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलेट की ऑक्सीजन है वो ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक मिनट मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं, 1 मिनट। मैं ना थोड़ा सा और नीचे कर लूँ ये वाला पेज, ताकि आप लोगों को क्लियर करके पढ़ाया जा सके एक ही वक्त में। स्टूडेंट्स एक मिनट, ये ना पेंसिल जो है पता नहीं, सॉरी, 1 मिनट। अब बेटा आप लोगों ने, सॉरी यार फिर प्रॉब्लम आ रही है।
ये फिर इधर प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है, सेंसिटिविटी इसकी शायद ज़्यादा है। अच्छा, अब इस कंपाउंड को आप देखो, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी पीके वैल्यू जो है वो सबसे कम है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये वाला जो OH ग्रुप है, ये एक इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जो है कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन से वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको अनस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। और यहाँ पर जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज कि जब ये वाला कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन लूज कर देगा, तो हाइड्रोजन के लूज करने के बाद ये जो कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन है, इसने क्या करना है, इस ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोक्सल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ जो है पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसने अपने आप को स्टेबलाइज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पॉसिबल है। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, ये वाली हमारे पास एग्जांपल आती है, इसमें सॉरी ये वाला जो है फिर पता नहीं सेंसिटिविटी बढ़ रही है या सेंसिटिविटी कम हो रही है। जब कोई स्टूडेंट जो है, एक मिनट, अब बेटा आप इस कंपाउंड को देखो, अब इसको अब हम इग्नोर करके अपना टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है जी, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है था ऑर्थो पोजीशन पे था, जितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के ज्यादा पास होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना डोमिनेट होगा। यहाँ पर जो है वो एक कार्बन छोड़ के, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इतना ऑपरेट नहीं कर रहा। वैसे ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन से डिक्रीज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो जाहिर बात है ये जो कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन है, तो इसने कुछ स्टेबलाइज हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जानी है, तो ये कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये ना दरअसल प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। एक मिनट, पिछले लेक्चर में ना ये वाली मार्कर जो है वो प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम करना शुरू हो गई है। सॉरी, आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन तो क्या किया जा सकता है। अब ऐसे है, ये हमारे पास जो है मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ने क्या किया, कार्बोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन लूज कर दिया। हाइड्रोजन को लूज करने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। अब ये वाली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मैंने बताया थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होने से ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगी, ये वाली हमारे पास स्पीशीज जो है। और ये वाला जो एसिड होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इस एसिड ने क्योंकि प्रोटॉन लूज किया तो ये बना, और ये अपने आप को थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो ज्यादा पास था, तो ये वाला जो है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट है, और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इससे कम डोमिनेंट है, या उसको कह लें कि ये लेस यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, और ये हमारे पास जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट जो था वो डोमिनेट
नहीं कर रहा था, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था, और उससे भी बढ़ के यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ये जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन से काफी दूर है, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। यहाँ पर जो है रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं है। उसको आप इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कुछ इस तरह ड्रॉ करें, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इधर पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इसके बाद ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं हुए, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ मूव नहीं करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। जब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थ्रू रेजोनेंस, ये इस ऑक्सीजन पे ना इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो इसका थ्रू रेजोनेंस कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जरूर कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज कार्बन्स, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ये वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जो है वो इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेबल हो जाएगी थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इसकी जो पीके वैल्यू है वो 4.08 है। ये जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अब अगर आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देखें, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में क्या है जी, 1 मिनट, मैं आज अपनी पेंसिल को एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि काफी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब हम जी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को देख लेते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये मिसाल के तौर पर ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसने प्रोटॉन लूज कर दिया, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ये वाला लोन पेयर जब इधर पाई बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा तो ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे इधर मूव करेंगे, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे और पैरा पे अगर लगा हो, ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे लगा हो तो वहां रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। तो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है इन ऑक्सीजन का, ये वाली ऑक्सीजन जो है इनका प्रोटॉन कैप्चर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब प्रोटॉन कैप्चर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है ये वाली जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग होगी, और इसका ये वाला जो क्रॉसबॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड होगा ये वीक होगा। तो ये वाला जो एसिड है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है 4.58, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिल से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस बढ़ने से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो OH है वो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर रहा है कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन से, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इतना डोमिनेट नहीं है। यहाँ पर जो है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट है। अब यहाँ पर आप सिंपल अगर आप बेंजोइक एसिड में देखें, सिंपली इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए यहाँ उसका कोई रोल नहीं है, तो इसकी पीके वैल्यू कितनी है 4.20। इससे इसकी पीके वैल्यू क्यों ज्यादा है या ये वाला वीक एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो था
कोई OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH जो है वो इस कार्बोक्सिल वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इंक्रीज करके इसको क्या कर रहा है, इसको वीक एसिड कर रहा है। यहाँ पर कोई OH ग्रुप नहीं है। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों था जी, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिल वाले बिल्कुल पास है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट करेगा, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोक्सिल के ज्यादा पास होने की वजह से यहाँ पर जो है वो इंडक्टिव वाला डोमिनेट करना है। और एक और भी बढ़ के यहाँ पर ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन ने हाइड्रोजन लूज कर देना है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन होनी है कार्बोक्सिलेट वाली, इसने इस OH के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना है। तो इसलिए ये वाला हो जाना है स्टेबल, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है ना रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जरूर कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो है हमारे पास कंपैरेटिव टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है ये हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब पैरा हाइड्रोक्सी में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा। कौन से वाला इफेक्ट डोमिनेट करना है, रेजोनेंस वाला। और रेजोनेंस वाले ने कार्बोक्सिलेट पे बजाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने डिक्रीज करने के, इसने इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी क्या कर देनी है, डिक्रीज कर देनी है। इसलिए ये वाला जो है सबसे वीक एसिड होगा। आई होप सो आप लोगों को इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो है सबसे वीक एसिड क्यों होना है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होना है। तो अब अगर हम इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सेकंड एग्जांपल देखें, पढ़ाना तो मैंने ज़्यादा था लेकिन नहीं पढ़ाया गया बिकॉज ऑफ मार्कर खराबी। अब हमारे पास ना फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये बेटा हमारे पास है दो कंपाउंड है हमारे पास, एक है मैलिक एसिड और एक है फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो सीज आइसोमर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे, ये सीज आइसोमर है। यहाँ पर दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये वाला जो है ट्रांस आइसोमर है। अब वो मैलिक एसिड के बारे में कहता है कि मैलिक एसिड जो है इसकी दो पीके वैल्यूज हैं। पहले में इसने एक कार्बोक्सिल ग्रुप ने हाइड्रोजन लूज करना है, तो उसकी फर्स्ट पीके वैल्यू होगी। फर्स्ट पीके वैल्यू जो है मैलिक एसिड की वो कितनी दी हुई है जी, इसकी फर्स्ट पीके वैल्यू दी हुई है जी 1.92 फर्स्ट पीके वैल्यू, पीके वैल्यू फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन। और फ्यूमेरिक एसिड की फर्स्ट पीके वैल्यू कितनी दी हुई है जी, इसकी फर्स्ट पीके वैल्यू दी हुई है जी फ्यूमेरिक की 3.0। यहाँ पर आप देखें ये 3.0 है और ये वाली जो है 1.92 है। अब अगर आप इसको मैं आपको बताऊं, जब पहली आयनाइजेशन होनी है, पहली आयनाइजेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मैलिक एसिड है उसकी पीके वैल्यू लो है 1.92, और फ्यूमेरिक एसिड की पीके वैल्यू कितनी है 3.0, यानी ये वाला वीक एसिड है फर्स्ट आयनाइजेशन में और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी वजह ये है बेटे, जब ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटॉन लूज कर देना है तो ये बन जाना है कार्बोक्सिलेट आयन। फर्स्ट आयनाइजेशन होगी ना, यहाँ से प्रोटॉन लूज हो गया और यहाँ पर प्रोटॉन एज इट इज है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसने इस कार्बोक्सिलेट वाली ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना है। यहाँ पर आप देखो कि ये वाले कार्बोक्सिल ग्रुप ने प्रोटॉन लूज करना है, इस वाले कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रोटॉन लूज होने से ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाना है, और ये वाली ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेना है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाली जो स्पीशी है ये स्टेबल हो रही है, क्योंकि प्रोटॉन लूज हो गया। अब ये वाली ऑक्सीजन ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये क्योंकि अपने आप को थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर दी, इसलिए इसके प्रोटॉन लूज करने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन लूज करेगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन होगी वो इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेगी। ये वाली पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन या नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकेगी, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकेगी। जब ये वाली अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकेगी तो इसका मतलब है
इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन है ये डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी फर्स्ट पीके वैल्यू जो है वो हाई है 3.0 और इसकी फर्स्ट पीके वैल्यू जो है वो लो है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है ये अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रहा है। ये वाली ऑक्सीजन जो है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप के वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है। तो इसकी पीके वैल्यू जो है वो लो है, इसकी फर्स्ट पीके वैल्यू जो है वो हाई है। लेकिन अगर हम सेकंड पीके वैल्यू की बात करें, ये है जब दूसरे कार्बोक्सिल ने भी प्रोटॉन को लूज करना है, तो इसकी पीके वैल्यू जो थी वो कितनी होगी 6.23 और इस वाले की फ्यूमेरिक वाले की कितनी है 4.38। यानी फर्स्ट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये वीक एसिड था, सेकंड में ये वाला वीक एसिड है और ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसकी वजह ये है जब ये वाला प्रोटॉन भी लूज कर देगा, लेट अगर ये भी प्रोटॉन लूज कर देता है, अब ये वाला भी कार्बोक्सिलेट आयन है और ये वाला भी कार्बोक्सिलेट आयन है, अब ये दोनों कार्बोक्सिलेट आयन जो हैं वो सेम साइड पे हैं, ये वाला भी नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला भी नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बढ़ जानी है, बजाय कि सिस्टम स्टेबल होने के अनस्टेबल हो गया। अब ये वाला जो अनस्टेबल बेस है ये जल्दी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है इस वाले की, इस दूसरे कार्बोक्सिल की प्रोटॉन लूज करने के जो चांसेस हैं वो डिफिकल्ट हैं, ये वीक एसिड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इस वाले कार्बोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर अब इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये वाला भी प्रोटॉन लूज कर देता है और ये वाला भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बोक्सिलेट आयन के नेगेटिव चार्ज से रिपेल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसका मतलब है यहाँ रिपल्शन नहीं है, यहाँ पर रिपल्शन है। तो इसका मतलब है ये वाला अनस्टेबल बेस है, ये वाला स्टेबल बेस है, स्टेबल बेस के बनने के चांसेस हाई हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारे पास सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप है फ्यूमेरिक एसिड का, ये जल्दी से प्रोटॉन लूज कर देता है 4.38 इसकी पीके वैल्यू, यानी लो है इसकी पीके वैल्यू। तो इसका प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन लूज करने के चांसेस क्यों हाई हैं, क्योंकि इससे जो डाई, ये जो मतलब जो है इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनना है, इसमें जो दो कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और दो कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है उनके ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिपल्शन वाला फैक्टर है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं कार्बोक्सिलेट आयन के, कार्बोक्सिलेट आयन जो हैं वो सेम साइड पे हैं, यहाँ पर रिपल्शन होगी। यहाँ पर जो है ये वाली जो ऑक्सीजन है वो इस वाली ऑक्सीजन के साथ जो है जब रिपल्शन करेगी, तो इसका मतलब है ये वाला जो एसिड है ये हमारे पास वीक होगा, क्योंकि ये जल्दी अनस्टेबल में नहीं कन्वर्ट होगा। कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल से अनस्टेबल नहीं करना चाहती, तो ये वाला जो है हमारे पास कह लें कि वीक एसिड होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीक एसिड जो है वो जब इसमें कन्वर्ट होता है तो वो अपने आप को, ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है अपने आप को अनस्टेबल, मतलब जो है वो इसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, ये आप कह लें, ठीक है। आई होप सो आपको इसके बारे में पता चल गया होना है। अब जब मैंने मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल, जब वो, अब ये वाला जो है वो क्या उसका नाम है, मार्कर का प्रॉब्लम चल रहा है तो मेरे से पढ़ाया नहीं फिर जाता। अब यहाँ पर कहता है एक ये वाले, इन मैनी डाई सब्स्टिट्यूटेड हेटेरोसाइक्लिक एसिड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज ऑपोजिट इफेक्ट इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें ये हमारे पास है ना पायरिडीन है, और पायरिडीन की ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये वाला जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन है इसके साथ ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, या ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन नहीं है सॉरी, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब ये वाला जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्थो पोजीशन पे जो लगा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो पायरिडीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब ये वाला हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड और इधर नाइट्रोजन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होगा, तो ये वाला जकड़ा जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान, तो ये जल्दी रिलीज नहीं होगा, इसलिए ये वाला जो है ये वीक एसिड होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। आई होप सो आपको इसके बारे में भी पता चल गया होगा। स्टेरिक इफेक्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले।
तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।